दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे, जो कि लेटेस्ट बुक थी। और इस बुक में हम साथियों, मैं आपको पहले भी बताया था, इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि भूगोल से रिलेटेड हैं, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और ये जो किताब है दोस्तों, ये किताब 1990 से सन 2022 तक के प्रश्न पत्र इसमें शामिल है। और भूगोल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को इस किताब में इंक्लूड किया गया है, एक टॉपिक वाइज। और तो साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था घाटियाँ और दर्रे। और आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, और आज का टॉपिक है हिम रेखा एवं हिमनद। सॉरी दोस्तों, हमने हिम रेखा एवं हिमनद भी पढ़ दिया है और पठार भी पढ़ दिया है। ठीक, ये दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है हमारा तटीय भाग और भारत की तटरेखा। ठीक, तटीय भाग और भारत की तटरेखा, ये तटीय भाग, भारत की तटरेखा और पूर्वी और पश्चिमी तट। कोशिश करेंगे दो टॉपिक कंप्लीट करने की। अगर तीसरा टॉपिक भी अगर कंप्लीट हो जाए तो और अच्छी बात है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर 30 मिनट से 35 से ऊपर वीडियो चली जाती है तो उसमें एक अच्छा माहौल भी नहीं बनता, एक उबाऊ क्लास हो जाती है। तो मुझे लगता है दोस्तों, दो टॉपिक सफिशिएंट रहेंगे एक क्लास में, और जिससे कि पढ़ने में भी ठीक रहे। तो साथियों, हम लोग इसी तरह से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और ऐसे ही हम लोग आगे को बढ़ते रहेंगे इसी सीक्वेंस में। और तो साथियों, शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज का जो पहला टॉपिक है तटीय भाग। ठीक है, भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी और पश्चिमी तट। ठीक है, दो टॉपिक हैं। तटीय भाग में देख लेते हैं क्या है। आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स देख लेते हैं। इस पर क्या दिया गया है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भारत दोस्तों 3 ओर से समुद्र से घिरा है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे हमारा अरब सागर है। ठीक, और यहाँ पे हिंद महासागर, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहीं ना कहीं 3 ओर से हमारा भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों, भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत के तट रेखा की दोस्तों लंबाई है टोटल 7516.6। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई। मैंने आपको पहले बता दिया है, पूर्व में दोस्तों बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत की तटरेखा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 4। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, एक टेबल के माध्यम से हम लोग इनको देख लेते हैं, इनकी लंबाई देख लेते हैं। राज्य हैं, सबसे ज़्यादा जो समुद्र से लगा हुआ हमारा जो राज्य है दोस्तों, गुजरात है। गुजरात की सीमा लगभग 1214.7 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र है 652.6 किलोमीटर में है। गोवा 118, कर्नाटक 280, केरल 569.7, तमिलनाडु 906.9, और आंध्र प्रदेश 973.7, उड़ीसा 476.4, पश्चिम बंगाल 157.5, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप 42.5। ठीक, लक्षद्वीप है दोस्तों 132, पुदुचेरी है 30.6, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है 1962 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब टोटल मिला के हमारे जो तटीय सीमा है भारत की 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े हैं दोस्तों। ठीक है, इन आंकड़ों के आधार पे इसमें ये डाटा दिया गया है।
26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के रूप में कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों पहले ये दोनों यूनियन टेरेटरी अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से अब दोस्तों हमारे टोटल यूनियन टेरेटरी हो गए 8 और दमन और दीव को ही एक ही कर दिया गया दोस्तों। और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दोनों को अलग अलग यूटीज़ बना दिया गए थे। टोटल मिला के अभी वर्तमान समय में हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों। ठीक है, आप इस डेट को ध्यान रखेंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को कब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था? 26 जनवरी 2020 को। ठीक, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई है 5,422.6 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि से दूर तट की लंबाई है 2,094 किलोमीटर। ठीक, भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी रेखा गोवा राज्य की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तटरेखा दोस्तों गुजरात की है, हमने पहले भी देखा था। सबसे छोटी रेखा समुद्र तल से गोवा राज्य की। ठीक, चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इनका देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों हमारा गुजरात वाला एरिया ये हो गया, और महाराष्ट्र का जंजीरा एरिया, और ये कालांगुट पुलिन है, गोवा, उडुपी, और पश्चिम बंगाल हो गया ये, और कोलकाता, हल्दिया, दीघा, गोपालपुर पुलिन उड़ीसा का एरिया, पारादीप हो गया उड़ीसा में, और ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ये तटीय राज्य हैं। ठीक, और तमिलनाडु का केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और मरीन बीच तमिलनाडु का, और वहीं तूतीकोरिन है, ये भी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी जो कि केरल के दक्षिण में है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे जो ये मैप के माध्यम से बताया गया है कि कौन राज्य, ये राज्य जो है कहीं ना कहीं ये हमारे सभी राज्य समुद्र तल से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक, अंतस्थ से सागर की ओर निचले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंतस्थ से सागर की ओर निचली भागों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहेंगे। अभी हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे इसको। आधार रेखा का है अंतस्थ सागर क्या होता है? किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। किसी भी देश के दोस्तों प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर यानी कि टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। चलिए, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला हमने रेखा पढ़ी जो है, पहली रेखा हमने पढ़ी प्रादेशिक जल क्षेत्र। दोस्तों इसमें दोस्तों 12 समुद्री मील तक रहेगी, और इसमें भारत को संपूर्ण अधिकार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा जो ये अभी हम लोग मैप के माध्यम से ही देखेंगे इसको। और उसके बाद हमने देखा था समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। ठीक, उसके बाद दूसरी लाइन जो होती है समीपस्थ मंडल यानी कि कंटिजियस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, ध्यान रखना है आपको, 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र का यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का आधार रेखा जो आधार रेखा से इतनी इसकी दूरी रहती है। ठीक है, यानी कि 200 समुद्री मील। दोस्तों मील और किलोमीटर में आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों में अंतर होता है, और मील थोड़ा सा दूर होता है। मील की जो लंबाई होती है थोड़ा ज़्यादा होती है किलोमीटर की अपेक्षा। ठीक, इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। ठीक है, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मैप के माध्यम से देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो हमारा जो मुख्य भूमि है, देखिए ये वाला एरिया जैसे हमारा स्थलखंड है। ठीक है, ये वाला हमारा मुख्य भूमि है। यहाँ से सबसे पहले ये आधार रेखा आप लोग देख रहे होंगे, ये आधार रेखा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो स्थलखंड टच हुआ है,
ये पूरा आधार रेखा है, ठीक है, यहाँ तक आधार रेखा है। और यहाँ से आप देखिए कि स्थल खंड से जो यहाँ तक की जो सागर है, ये हमारा पूरा समुद्र है, ठीक है। यहाँ से इधर को समुद्र हो गया। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे स्थल से यहाँ तक जो आधार रेखा तक, इस एरिया को बोलते हैं आंतरिक जल, ठीक है, आंतरिक जल रेखा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से बोलते हैं आंतरिक जल रेखा इसको बोलते हैं। और ये वाली लाइन होगी हमारी आधार रेखा, जो कि हमारा जो कि हमारे स्थल से हमारे टच होती है समुद्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसको बोलेंगे हम क्षेत्रीय सागर बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रीय सागर। ये वाला एरिया हमारा क्षेत्रीय सागर हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्थल दोस्तों समीपस्थ मंडल, इसको क्या बोलेंगे? समीपस्थ मंडल, ठीक, समीपस्थ मंडल। उसके बाद दोस्तों अनन्य आर्थिक जोन यहाँ से यहाँ तक का हो गया। आपको देखा था, मैंने आपको बताया था कि 200 किलोमीटर, 200 मील लगभग आधार रेखा से 200 मील इसकी दूरी रहती है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक चीज़, एक ही अधिकार है कि यहाँ पे वैज्ञानिक खोजों का अधिकार मिला हुआ है देश को। तो दोस्तों अनन्य आर्थिक मंडल यहाँ तक रहता है, ठीक। यहाँ से दोस्तों आगे को किसी भी देश की किसी भी देश का पर्सनल इसमें मतलब अधिकार नहीं रहेगा। इसमें सभी देशों का समुद्र में अधिकार रहता है इसमें, ठीक है। तो हमने मैप के माध्यम से देखा। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरी जल को आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरी जल को आंतरिक जल कहते हैं, इंटरनल वाटर दोस्तों, ठीक है। ये वाला एरिया जैसे ये है स्थलीय भाग से, या ये वाला रेखा, ये मैंने बता दिया आपको, आंतरिक भाग से आधार रेखा तक की ये आंतरिक जल हुआ, ठीक। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं और पहले में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? बताइए, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से नापा जाता है? दोस्तों ये है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों कितने समुद्री मील में? प्रादेशिक जल, अब देखिए प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार पूछा है इसमें। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितने क्षेत्र तक विस्तार है दोस्तों? 12 समुद्री मील तक, ठीक है। प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील, ध्यान रखेंगे, प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक विस्तृत है, इसका विस्तार है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है दोस्तों क्षेत्र, प्रादेशिक जल क्षेत्र की, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है, ठीक। चलिए भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? मैंने आपको बताया था भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,500 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। 7,516 हमने पढ़ा था। तो ये है भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है, अतः निकटतम विकल्प के रूप में डी 7,500 किलोमीटर है, ठीक। झारखंड PCS प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये 39th BPSC प्री एग्ज़ाम 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा है दोस्तों। अब बताइए इसमें क्या उत्तर होगा? इसमें दोस्तों कोई भी इसमें डाउटफुल है, क्योंकि इसमें इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देख लिया था। 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा है दोस्तों। इसमें कोई भी ऑप्शन उससे मेल नहीं खा रहा है, तो इसीलिए इसके लिए इस क्वेश्चन के उपरोक्त प्रश्न भी क्या देखिए बोला है, तो ये वाला हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक। चलिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? भाई गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, देख लिया। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत की रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है, ठीक है। विकल्प में दिए गए राज्यों के तट रेखा भी देख लेते हैं दोस्तों एक बार। वैसे हम लोगों ने टेबल के माध्यम से सभी राज्यों की तट रेखाएँ देख ली है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कुछ तट रेखा कर लेते हैं। गुजरात की 1214.7, महाराष्ट्र की 652.6, आंध्र प्रदेश की 973.7, केरल की 569.7। चलिए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड एग्जाम में हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है? भाई ये नहीं है, गुजरात की है, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तट रेखा से, भाई वही है गुजरात। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं बताइए। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 4 है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था दोस्तों, किसका? रत्नाकर नाम किसका सूचक था दोस्तों, बताइए। यह है हिंद महासागर का, ठीक है। रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था, रत्नाकर कहा जाता था पहले प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों में, भूगोल में किसको? हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। IAS 1994 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर ज्वेल्स ऑफ माइन से संबंधित किया गया। इस आधार पर अभीष्ट उत्तर बिल्कुल सही होगा। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है दोस्तों किससे? सबसे ज़्यादा तटीय अपर्दन किससे होता है? लहरों से होता है, धाराओं से होता है, ज्वार भाटे से होता है, या सुनामी लहरों से होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लहरों से, ठीक है। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा धाराएँ, सुनामी लहरों और मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों से होता है। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग फिर लगा लेंगे। सबसे पहले इसके नोट्स को देख लेते हैं दोस्तों। भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले है गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान, और तीसरा है पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों जैसे ये हमारा प्रांतीय भारत हो गया, यहाँ पे हमारा गुजरात वाला एरिया है, तो गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान हो गया यहाँ वाला एरिया। पश्चिमी तटीय मैदान हो गया दोस्तों, पश्चिमी घाट ये वाला एरिया होगा, पश्चिमी तटीय मैदान भी यहीं होगा। और पूर्वी तटीय मैदान ये वाला पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी तटीय मैदान ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो इसी आधार पर गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। दोस्तों जो गुजरात तटीय मैदान है दोस्तों, वो गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन और द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जो भारत का पश्चिमी तट है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस तट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा, दोस्तों ध्यान रखेंगे जो कोंकण तट है महाराष्ट्र और गोवा। मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट, ठीक है। मध्य भाग को कर्नाटक वाला एरिया कनारा तट, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। मालाबार तट जो उनकी केरल में है, केरल के टच वाले, केरल के नज़दीक वाले। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सागर तट कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तरी सागर तट है, नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है उनको, ठीक है। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और कौन कौन सी नदियों के बीच है ये? महानदी और कृष्णा नदियों के बीच। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु यानी कि कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कैमोरन कन्याकुमारी तक है, ठीक है। कोरोमंडल तट दोस्तों आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ठीक। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य है। कोरोमंडल तट दोस्तों कृष्णा और कावेरी के मध्य स्थित है, ठीक है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। जो महानदी का डेल्टा क्षेत्र है दोस्तों उसको हम उत्कल मैदान कहते हैं, ठीक है। उत्कल तट उड़ीसा वाला एरिया हो गया, ठीक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बिंदु प्रमुख बंदरगाह में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिमी तट वाले बंदरगाह दोस्तों। और कांडाला गुजरात में है, मुर्मुगोवा गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में हो गया ये बंदरगाह, और जंजीरा भी महाराष्ट्र में ही है। और साथ ही साथ उडुपी कर्नाटक में, ये भी पश्चिमी घाट वाला बंदरगाह है। कोचीन केरल एवं न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, ठीक।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह देख लेते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में हो गया, पारादीप उड़ीसा में हो गया, ठीक। और एन्नौर तमिलनाडु एवं न्यू तुतुकुड़िन तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक। तो दोस्तों अब हम इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। अब पश्चिमी तट पर कौन कौन से शहर हैं भाई? जंजीरा हमने देखा था महाराष्ट्र में है, कुन्नूर जो कि केरल में है, और नागरकोइलम ये तमिलनाडु में होगा। और पश्चिमी इसको ये क्वेश्चन कर रहा है उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण में हमने अब इसको कैसे लगा रखा है देख लेते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम सही क्रम इस प्रकार है। सबसे उत्तर में है महाराष्ट्र में जंजीरा, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। उसके बाद महाराष्ट्र का ही सिंधुदुर्ग है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। कुन्नूर है दोस्तों केरल के कुन्नूर जिले में। उसके बाद नागरकोइलम तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है, ठीक है। ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना था हमें। अब क्वेश्चन पूछा गया है IS फ्री 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं उस इस उक्ति में वर्णित स्थान है। दोस्तों ये स्थान की विशेषता बताया गया है और इस स्थान को हमें चिन्हित करना है कौन से स्थान पे इस प्रकार की एक्टिविटी है, तो इसको देखना है हमें, ठीक। तो इसका उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु का तट, ठीक है। तमिलनाडु का तट के बारे में चर्चा की गई थी और इसका सही उत्तर था तमिलनाडु का तट, ठीक। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं एक बार। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगम बॉडी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरनेव चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी दोस्तों, ठीक है। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यहाँ बसती अंग्रेजों को बेच दी थी। चलिए अब दोस्तों दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आ गया है और ये मानचित्र दिया गया है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा कहीं ना कहीं हमारा प्रायद्वीपीय भारत का है और प्रायद्वीपीय भारत से ही जुड़ा हुआ है। देखिए ये श्रीलंका वाला एरिया हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग उद्योजित करते हैं। क्या उद्योजित करते हैं ये दोस्तों? ये भाग अंतर्जलीय उच्चावच क्षेत्र है, उच्चावच रेखा, ठीक है। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को ये कहीं ये आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। इसमें क्या है, प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराइयों को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है जो कि क्रमशः तट से सागरी नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरी क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और महाद्वीपीय सागरी मैदान तथा सागरी गर्त पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है दोस्तों, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल आता है, फिर गहरा सागरी मैदान आता है, फिर सागरी गर्त क्षेत्र आते हैं। ये सीक्वेंस की ओर ये इस प्रकार से दोस्तों समुद्र की ओर, हमारे स्थल से समुद्र की ओर ये जाता है, ठीक। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अब बताइए पश्चिमी तट पर कौन कौन से अवस्थित है दोस्तों? इसमें है पश्चिमी तट पर जंजीरा जो कि महाराष्ट्र में है, और इडुपी हमने देखा था अभी, इडुपी भी शायद महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। और बाकी ये तुतीकोरन ये देखना है हमें। भारतवर्ष, इसमें एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों पश्चिमी तट पर 1 और 2 हैं, ठीक है, जंजीरा और उडुपी। अब इसको देख लेते हैं। जंजीरा दोस्तों महाराष्ट्र में है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र ये वाला एरिया, यहाँ पे जैसे ये महाराष्ट्र है,
और यहाँ पे महाराष्ट्र, हमारा जो राज्य महाराष्ट्र है, जंजीरा यहीं पे है। और इडुपी कर्नाटक में है, ठीक है। इडुपी कर्नाटक के उडुपी ज़िले में है, ठीक, उडुपी मतलब। और ओरोविले तमिलनाडु तथा एवं पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी में है, ठीक है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुदुचेरी में है, ठीक। चलिए, और तमिलनाडु का तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर है। दोस्तों तमिलनाडु की आपने देखा होगा, ये वाला एरिया तमिलनाडु का है, और ये पूर्वी नहीं, ये पूर्वी तट पर है, ठीक है, जबकि बाकी ये पश्चिम में थे। तो तमिलनाडु का ये तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए, अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दिए गए, अब इनको मिलाना है, हमें मिलान करना है। सागर पुलिन दिए गए हैं और उनके वो राज्य किस राज्य में स्थित है वो दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, हम लोग सीधे सीधे उत्तर में चले जाते हैं। सागर पुलिन है, दीघा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। हाँ, दीघा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर उड़ीसा में है, और कल्लांगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, और कलांगुट गोवा में है, और मरीना तमिलनाडु में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है दोस्तों? कोरोमंडल, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ये जैसे तमिलनाडु हो गया, और आंध्र प्रदेश जस्ट इसके ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया। तो ये वाला तट रेखा दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी केरल वाला मालाबार तट के नाम से, महाराष्ट्र और गोवा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कैमोरिन कन्याकुमारी तक है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता दोस्तों, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, ठीक है। अब क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य है? दोस्तों हमने पढ़ दिया है, ये कोरोमंडल तट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत का निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य है? कृष्णा डेल्टा, और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश वाला हो गया, और कैप कैमोरिन ये केरल वाला हो गया, सॉरी ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये वाला तट कहलाता है कोरोमंडल तट, ठीक। निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? ये है मिजोरम को। दोस्तों इसमें दिया गया है कि ये उत्तराखंड LDA प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? इसमें उत्तर दिया गया है मिजोरम। अब मिजोरम को कैसे दिया गया उपयुक्त प्रश्न की? इसमें सॉरी मिजोरम नहीं है दोस्तों, कन्याकुमारी है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? कन्याकुमारी। मिजोरम तो उत्तरी पूर्वी राज्य हो गया, कहाँ मिजोरम हो गया? तो सॉरी दोस्तों, मेरे से गलती हो गई है। इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी, जो कि केरल हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है, ठीक। चलिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर है कोंकण तट, ठीक है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक है। भारत का पश्चिमी, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, ये वाला एरिया महाराष्ट्र गोवा, दक्षिणी भाग को मालाबार तट जो कि केरल वाला एरिया, और जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट, उत्तरी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला तट, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु वाला एरिया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते रहेंगे, और इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।